हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विकी गुप्ता ट्यूटोरियल्स में। आज मैं आपके लिए टॉप 10 मैथ प्रैक्टिस सेट 1 लेकर आया हूँ, ठीक है, जो आने वाले एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज का सबसे पहला सवाल है टाइम एंड वर्क से, जो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और बहुत मस्त सवाल है, ठीक है। तो आइए करते हैं सबसे पहला सवाल। सबसे पहला सवाल देखिए, बोल रहा है एक काम को 75% 18 दिनों में कर सकता है, ठीक है। एक काम को यानी कि एक काम को 75% यानी कि 3/4, ठीक है। 75% यानी कि 3/4। देखिए इधर 75%, ठीक है, यानी परसेंट हटाइएगा तो 100, यानी कि 75/100। 25 या 75, 25 चक 100, यानी कि 3/4। यानी कि ये जो 3/4 काम है कितना दिन में करता है? 18 दिन में, ठीक है। कितना दिन में? 18। तो टोटल काम कितना दिन में करेगा? तो यानी 3 से कटेगा 18, कितना बार में? 6, 6 चक 24, यानी कि ये 24 दिन में समाप्त करता है, यानी कि 24 डे, ठीक है। यानी ए एक काम का 75% 18 दिन में कर सकता है और बी उसी काम का 25% 12 दिनों में करता है। कितना? 25%, यानी कि 1/4, ठीक है। 25%, 25% हटाइएगा तो 100, ठीक है, यानी कि 25 चक 100, यानी कि 1/4। यानी कि बी जो है 1/4 काम, ठीक है, यानी कि 1/4 25% 12 दिनों में कर सकता है। यानी कि 25% 1/4 कितने दिन में करता है? 12 दिन में। टोटल कितना दिन में करेगा? तो 12 चक 48, ये 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 12 चक 48, ठीक है, यानी कि 48 दिन में। एक काम का 75% यानी 3/4 18 दिन में कर सकता है, ठीक है। बी उसी काम का 25% 12 दिनों में कर सकता है। बी उसी काम का 25% यानी 25% 1/4 12 दिन में कर सकता है, यानी कि 12 चक 48, ठीक है। तो वे कितने दिनों में 75% काम को पूरा करेंगे, ठीक है। देखिए ये जो निकलता है डे है, ठीक है। अब इसका एलसीएम लीजिए, ठीक है। तो जो एलसीएम लीजिएगा वो क्या होगा? जो एलसीएम लीजिएगा वो टोटल वर्क होगा, ठीक है। 24 और 48 का जब एलसीएम लीजिएगा तो कितना आएगा? 48, ठीक है। तो ये 48 क्या है? टोटल वर्क है, यानी टोटल वर्क, ठीक है। अब 24 यानी कि 24 काम 48 दिन में करेगा तो कितना एफिशिएंसी करेगा? तो यानी कि 24 दूनी 48, 2 की एफिशिएंसी से, यानी कि ए जो है एक दिन में 2 काम करेगा, ठीक है। जब ए एक दिन में 2 काम करेगा तो 24 दिन में कितना काम करेगा? 48 काम। अब बी जब 48 काम करता है तो कितना दिन में करेगा? ये 1 की एफिशिएंसी से करेगा, ठीक है। कितना की एफिशिएंसी से? 1, ठीक है। अब देखिए सवाल बोल रहा है तो वे कितने दिनों में 75% काम को पूरा करेंगे, ठीक है। 75% काम, ठीक है। वे दोनों यानी कि ए प्लस बी एफिशिएंसी कितना है? 2 और 1, ये जो 2 निकला है ना, ए का 1 दिन का काम निकला है, ठीक है। और बी का 1 जो निकला है वो 1 दिन का काम है। 48 क्या है? टोटल वर्क, ठीक है। तो ए प्लस बी काम कितना है टोटल? 48, ठीक है। कितना एफिशिएंसी से करेगा? 2 और 1 3, ठीक है, 3 करेगा। अब काम कितना करवाना है? मात्र 75% काम को पूरा करेंगे। कितना परसेंट? 75%, यानी कि 3/4, ठीक है। 3 से 3 कैंसिल, यानी कि अब 12 चक 48, ठीक है, यानी कि क्या करेगा? 12 दिन में करेगा, यानी कि ए प्लस बी कितना दिन में करेगा? 12 दिन में, ठीक है। सवाल समझे होंगे। एक काम को 75% यानी 3/4 18 दिनों में कर सकता है और बी उसी काम का 25% यानी कि 1/4 12 दिन में करता है। यानी कि जब 3 से 18 6 बार में 6 चक 24 दिन और 12 चक 48 दिन। एलसीएम जब लीजिएगा तो ये कितना निकलेगा? टोटल वर्क, और ये 1 दिन का काम, ये क्या निकलता है? एफिशिएंसी 1 दिन का काम निकलता है, ठीक है। ये मेरा टोटल वर्क है। अब क्या बोल रहा था? तो वे कितने दिनों में 75% काम को पूरा करेगा, ठीक है। 48/3 ये मेरा टोटल वर्क था। एफिशिएंसी कितना से करेगा? 3 की एफिशिएंसी से ए प्लस बी का 75% काम 3/4, 3 से 3 कैंसिल, 12 चक 48, यानी कि 12 दिन में 12 दिन में काम को कर देगा। कौन? ए प्लस बी, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल बोल रहा है माता और पुत्र की आयु के बीच का अंतर 21 वर्ष था, ठीक है। माता और पुत्र की आयु के बीच 21 वर्ष था जब माता की आयु 43 वर्ष थी। कितना थी? यानी कि मदर, ठीक है, कितना वर्ष थी? 43 वर्ष। सवाल को समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और बहुत अच्छा सवाल है। क्या बोल रहा है? माता और पुत्र की आयु के बीच का अंतर 21 वर्ष था जब माता की आयु 43 वर्ष थी। जब माता की आयु 43 वर्ष है तो पुत्र की आयु कितना हो जाएगा? सन का आयु कितना हो जाएगा? 21 घटाएंगे तो 22 आ जाएगा, ठीक है। 22, यानी इन दोनों के बीच का अंतर कितना है? 21 वर्ष।
कितना 21 वर्ष था ना, यानी कि 21 वर्ष है। सवाल बोल रहा है यदि पिता माता से 3 वर्ष बड़ा है, यदि पिता, ठीक है, फादर माता से 3 वर्ष बड़ा है, यानी कि जब माता 43 है तो 3 वर्ष बड़ा 46 हो जाएगा, फादर कितना हो जाएगा 46 वर्ष, ठीक है। तो सवाल बोल रहा है तो पिता की आयु 50 वर्ष होने पर, यानी कि जब फादर की आयु 46 है तो इसको हम 50 वर्ष करना है, तो 4 इसमें जोड़ेंगे, ठीक है, कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। जब पिता बढ़ेगा तो स्वाभाविक है उसका पुत्र का उम्र भी बढ़ेगा, तो इसमें भी 4 जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा 26, ठीक है। तो सवाल बोल रहा है तो पुत्र और पिता की आयु के बीच का अंतर क्या होगी, ठीक है। तो पुत्र और पिता की आयु के बीच का अंतर क्या होगा, दोनों को जब घटाइएगा तो कितना हो जाएगा 24, यानी दोनों का बीच का अंतर 24 साल होगा, ठीक है। कितना साल, सवाल फिर से देख लीजिए, माता और पुत्र की आयु के बीच का अंतर 21 वर्ष है, ठीक है। अगर माता की उम्र 43 वर्ष है, उसमें 43 वर्ष ऑलरेडी पहले सवाल दिया हुआ है कि माता की उम्र 43 वर्ष है, तो स्वाभाविक है कि पुत्र का उम्र उसका 22 वर्ष हो जाएगा, तब ना दोनों का बीच डिफरेंस कितना आएगा 21 साल का, ठीक है। तो बोल रहा है तो पिता की आयु 50 वर्ष होने पर, सॉरी यहाँ पे देखिए, यदि पिता माता से 3 वर्ष बड़ा है, यानी कि माता की उम्र 43 वर्ष था तो पिता की उम्र कितना हो जाएगा 46, 3 जब बड़ा है तो 3 जोड़ देंगे 46। अब सवाल बोल रहा है तो पिता की आयु 50 वर्ष होने पर उसका उम्र 46 है, इसको हमको 50 करना है, तो 4 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 50। जब पिता की उम्र बढ़ेगा तो स्वाभाविक है पुत्र का उम्र भी बढ़ेगा, तो 22 था तो 4 जोड़िए 26 हो गया। अब दोनों के बीच डिफरेंस पूछ रहा है, यानी पुत्र और पिता के बीच, इसका 50 है तो इसका 26 है, दोनों के बीच डिफरेंस कितना आएगा 24, यानी इसका आंसर कितना हो जाएगा 24 साल, यानी कि दोनों के बीच का डिफरेंस है 24 साल, ठीक है। चलिए सवाल को समझ गए होंगे, अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट है 3 नंबर सवाल, ठीक है। 3 नंबर सवाल देखिए, 3 नंबर सवाल बोल रहा है एक परीक्षा में किसी छात्र को उत्तीर्ण होने के लिए अधिकतम 33% अंक प्राप्त करने थे। उत्तीर्ण मतलब पास, ठीक है, यानी कि उत्तीर्ण होने के लिए अधिकतम 33% अंक प्राप्त करने थे। उसने 125 अंक प्राप्त किया और 40 अंकों से अउत्तीर्ण हो गया, ठीक है। तो अधिकतम कितने अंक थे, यानी टोटल अंक पूछ रहा है। अउत्तीर्ण मतलब फेल हो गया, ठीक है, उत्तीर्ण मतलब पास और अउत्तीर्ण मतलब फेल, ठीक है। तो सवाल देखिए, एक परीक्षा में किसी छात्र को उत्तीर्ण होने के लिए अधिकतम 33% अंक प्राप्त करने थे। माना कि हमको अधिकतम अंक पता नहीं है, ठीक है, उसको हम x ले लेते हैं, ठीक है, x। अब x का 33% अंक प्राप्त किया, ठीक है, यानी कि 33/100, 33 अंक प्राप्त किया और पास हो गया, ठीक है। अब अगला बोल रहा है उसने 125 अंक प्राप्त किया और 40 अंकों से अउत्तीर्ण हो गया, यानी कि 125 अंक प्राप्त किया, अगर 125 प्राप्त किया और 40 अंक और प्राप्त करता तो वो भी पास हो जाता, ठीक है। तो यानी कि 125 अंक प्राप्त किया, अगर 40 और प्राप्त करता तो ये भी पास हो जाता, यानी कि ये भी पास और ये भी पास, यानी कि दोनों बराबर हो जाएगा, ये भी पास और ये भी पास, तो दोनों बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब अगला बोल रहा है तो उसने 25 अंक प्राप्त किए और 40 अंकों से अउत्तीर्ण हो गया, तो इसको भी पास करवा दिए और इसको भी पास करवा दिए, तो दोनों बराबर हो गया। अब यहाँ से सवाल बोल रहा है तो x का 33, ठीक है, तो x का 33/100 कितना हो जाएगा 165। अब 33 से 65 एक 5 बार में, यानी कि टोटल अंक कितना था 500 था, ठीक है, यानी कि टोटल अंक 500। अब यहाँ से देख सकते हैं, अगर यहाँ पे x पुट कीजिएगा यहाँ पे तो 500 गुने 33/100, ठीक है, यानी कि 100 कितना बार में 5 बार में, यानी कि 165, यानी ये भी 165 के बराबर, ये भी 165 के बराबर, यानी कि अंक, ये जो मेरा आंसर है वो सही है, ठीक है। सवाल बोल रहा था एक परीक्षा में किसी छात्र को उत्तीर्ण होने के लिए अधिकतम 33% अंक प्राप्त करने थे, ठीक है। उसने 125 अंक प्राप्त किया और 40 अंकों से अउत्तीर्ण हो गया, अधिकतम अंक कितने थे। माना कि एक टोटल अंक, यानी कि टोटल अधिकतम अंक कितना था x था, तो x का 33% और 125 प्राप्त किया, अगर 40 और प्राप्त करता तो दोनों बराबर हो जाता, यानी कि 40 और प्राप्त करता तो ये भी पास और ये भी पास, ठीक है। तो x का 33% 165, 33 × 5 165, यानी कि टोटल अंक कितना था 500, यानी x बराबर कितना हो जाएगा 500, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं, 4 नंबर सवाल। नेक्स्ट है 4 नंबर सवाल, ठीक है। 4 नंबर सवाल देखिए, ये भी सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। सवाल है 30% छूट के बाद एक वस्तु का विक्रय मूल्य 1050 रुपया है, यदि छूट 15% हो तो विक्रय मूल्य रुपये में कितना होगा, ठीक है। सबसे पहले ये जानिए कि मेन प्राइस, ठीक है, एक मेन प्राइस होता है, एक कॉस्ट प्राइस होता है, ठीक है, एक सेलिंग प्राइस होता है, ठीक है। मेन प्राइस
कोई चीज़ का जैसे मेन प्राइस होता है, कोई वस्तु का दाम होता है, ठीक है, तो क्या बोला 30% छूट के बाद कोई वस्तु का दाम है उसमें डिस्काउंट देते हैं, ठीक है, तो डिस्काउंट अगर दीजिएगा, डिस्काउंट, ठीक है, डिस्काउंट परसेंट, कोई भी प्राइस है मेन प्राइस उसमें डिस्काउंट देके तो कोई वस्तु को बेच ही देते हैं, तो क्या उसका विक्रय मूल्य के बराबर हो जाएगा, यानी कि सेलिंग प्राइस के बराबर हो जाएगा, क्या एसपी के बराबर, ठीक है, विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस के बराबर। कोई वस्तु का मेन प्राइस है उसको डिस्काउंट दिए तो कितना बराबर हो गया, सेलिंग प्राइस, ठीक है, तो वो बोल रहा है 30% छूट के बाद एक वस्तु का विक्रय मूल्य 1050 रुपया है, ठीक है, कितना है 1050 रुपया, यानी कि मेन प्राइस, ठीक है, डिस्काउंट कितना दे रहा है 30%, यानी कि 70/100, जब 100 में डिस्काउंट 100 में घटाइएगा 30 तो 70 आएगा, ठीक है, कितना बराबर हो जाएगा 1050, ठीक है, 1050, ठीक है ना। अब यहाँ से काटिए, 0 से 0 कैंसिल, 15 सत्ते 105, यानी कि मेन प्राइस कितना निकल जाएगा मेरा 1500 रुपया, ठीक है, कितना निकल गया 1500 रुपया। अब ये जो मेन प्राइस है, ठीक है, अब सवाल बोल रहा है यदि छूट 15% हो तो विक्रय मूल्य क्या होगा। अब देखिए यहाँ पे मेन प्राइस पता है, डिस्काउंट कितना दे रहा है 15% है, यहाँ मेरा सेलिंग प्राइस निकल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए कितना है, मेन प्राइस 1500 रुपया, यानी कि डिस्काउंट कितना दे रहा है 15%, तो 85/100, ठीक है, 85/100, तो 0 से 0 कैंसिल, 15 गुने 85, यानी कि जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 1275, यानी कि 1275, ठीक है। सवाल बोल रहा था 30% छूट के बाद एक वस्तु का विक्रय मूल्य 250 रुपया है, ठीक है, यदि छूट 15% हो तो विक्रय मूल्य रुपये में कितना होगा, ठीक है। देखिए मेन प्राइस होता है कोई चीज़, जब आप किसी चीज़ को डिस्काउंट देते हैं तो वो जब डिस्काउंट यानी मेन प्राइस किसी के वस्तु का दाम है, डिस्काउंट देके वस्तु को बेच देते हैं, ठीक है, यानी कि मेन प्राइस गुणे डिस्काउंट बराबर सेलिंग प्राइस, ठीक है, तो मेन प्राइस हो गया, डिस्काउंट कितना दे रहा था 30%, 70/100, ठीक है, एसपी कितना है 1050, 1050, 0 से 0 कैंसिल, 15 सत्ते 105, यानी कि मेन प्राइस कितना निकल गया 1500 रुपया। फिर मेन प्राइस पे मेरा डिस्काउंट दे रहा है 15%, जब डिस्काउंट देगा तो मेरा विक्रय मूल्य के बराबर हो जाएगा, तो 1500 का 85%, यानी कि जब कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 1275, ठीक है, यही सवाल था। चलिए अगला सवाल देखते हैं, 5 नंबर सवाल, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 5 नंबर सवाल, ठीक है। देखिए 5 नंबर सवाल है, पहली 3 संख्याओं का औसत चौथी संख्या का 4 गुना है, ठीक है, और सभी 4 संख्याओं का औसत 52 है, तो पहली 3 संख्याओं का औसत क्या होगा, ठीक है। सवाल समझने की कोशिश कीजिए, पहली 3 संख्याओं का औसत चौथी संख्या का 4 गुना है। पहली 3 संख्या तो हमको पता नहीं है, तो इसलिए हम ले लेते हैं कुछ, जैसे कि ए बी सी और डी लेते हैं, ठीक है, 4 संख्या क्या लेते हैं ए बी सी और डी, तो पहली 3 संख्या का औसत चौथी संख्या का 4 गुना है। पहली 3 संख्याओं का औसत, तो तीनों संख्या जोड़कर जितना संख्या उतना भागा, ठीक है, कितना संख्या 3 संख्या बटा 3, चौथी संख्या तो मेरा ये डी है तो उसका 4 गुना है और बराबर है, यानी चौथी संख्या के 4 गुना का बराबर है, यानी कि चौथी संख्या के 4 गुना कर दिए। अब यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी का मान कितना आ गया 12d, चढ़ती है 12d, यानी a प्लस बी प्लस सी का मान कितना आ गया 12d। अब देखिए सवाल बोल रहा है सभी 4 संख्याओं का औसत 52 है, यानी कि चारों संख्या का औसत कितना है 52, यानी कि यहाँ पर कर सकते हैं a प्लस बी प्लस सी प्लस डी जितना संख्या है बटा 4 कितना बराबर है 52 है, यानी कि सभी 4 संख्याओं का औसत 52 है। अब यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी का मान कितना आ जाएगा, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी का मान आ जाएगा, जब 52 में 4 गुना कीजिएगा तो 4 दूनी 8 पंचक 20, यानी कि 208, ठीक है, कितना है 208। अब सवाल बोल रहा है तो पहली 3 संख्याओं का औसत क्या होगा, यानी कि ये 3 संख्याओं का औसत पूछ रहा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी डी, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी का मान कितना 208, a प्लस बी प्लस सी का मान कितना है 12d, तो यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी का मान रख सकते हैं, ठीक है, क्या रख सकते हैं 12d, ठीक है, 12d प्लस d बराबर 208, ठीक है, यानी कि 13d बराबर 208, तो d बराबर 208 बटा 13, यानी कि कितना बार में कैंसिल होगा 16 बार में, यानी कि चौथी संख्या कितना पता चल गया, चौथी संख्या पता चल गया 16, ठीक है। अब निकालना है क्या, तो पहली 3 संख्याओं का औसत क्या होगा, तो पहली 3 संख्या का औसत कितना है 12d, यानी कि 12 गुने 16, ठीक है, जब 12 गुने 16 कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर दीजिए, 12 गुने 4 दूनी 6 दूनी 12 2 1 12 6 72
और 12, ठीक है, 2 7 2 9 यानी 192। कितना आ जाएगा? 192, यानी कि पहली 3 संख्याओं का औसत कितना आ जाएगा? 192, ठीक है। देखिए पहली 3 संख्याओं का औसत चौथी संख्या के 4 गुना है, तो पहले चौथी संख्या को पता नहीं था, इसलिए हमने लिए a + b + c और d ले लिए, ठीक है। तो पहली 3 संख्या का औसत चौथी संख्या का 4 गुना है। पहले 3 संख्या a + b + c बटा 3, जितना संख्या है उतना से भाग देंगे। तो कितना संख्या है? 3 संख्या, 3 से भाग दी, चौथी संख्या के बराबर है, यानी a + b + c का मान कितना आ गया? 12d, ठीक है, ये आ गया 12d। अब देखिए बोल रहा था कि सभी 4 संख्याओं का औसत 52 है, तो सभी 4 संख्याओं का औसत 52 है। a + b + c + d = 4 बराबर 52, तो a + b + c + d बराबर 208। अब देखिए यहाँ पे a + b + c का मान कितना था? हमको पता था 12d, तो यहाँ पर रख दिए, तो मेरा d का वैल्यू पता चल गया 16, ठीक है। बोल रहा था तो पहली 3 संख्याओं का औसत क्या होगा? तो पहले 3 संख्या का औसत यहाँ पे कितना? a + b + c बराबर 12d, यहाँ पे 16 पुट कर दीजिए d की जगह, तो कितना आ गया? 192, यानी कि मेरा आंसर कितना हो जाएगा? 192, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, 6 नंबर सवाल, ठीक है। नेक्स्ट है 6 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। 6 नंबर सवाल देखिए, 6 नंबर सवाल बोल रहा है त्रिभुज PQR Q पर समकोण है, ठीक है। त्रिभुज PQR Q पर समकोण है, यदि cos P बराबर 5/13 है तो cosec R का मान क्या होगा? ठीक है, देखिए त्रिभुज यानी कि समकोण त्रिभुज, ठीक है। समकोण त्रिभुज P, यहाँ पे Q, ये R, आपको पता होगा ये 90 डिग्री है, ठीक है। 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनियस यानी कर्व होता है, ठीक है, ये हमेशा फिक्स रहता है, ये दोनों चेंज होता है, यानी कि परपेंडिकुलर और बेस चेंज होते रहता है। तो सवाल बोल रहा है यदि cos P बराबर 5/13 है, ठीक है। देखिए cos P बराबर 5/13, आपको पता होगा cos थीटा बराबर B/H होता है, क्या होता है? B/H। तो देखिए B यानी कि ये बेस हो जाएगा और ये H हो जाएगा, जब क्या रहेगा? जब ये कोण यहाँ पे रहेगा तब ये कितना हो जाएगा? परपेंडिकुलर, यानी कि ये 13 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। सॉरी, ये परपेंडिकुलर होगा तो यहाँ पे क्या होगा? ये जब कोण के सामने परपेंडिकुलर होता है और जो बाकी बचता है वो बेस यानी कि आधार होता है, ठीक है। तो मेरा B कितना दिया? 5, तो ये कितना यहाँ पे कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि जब आपको पता है, आपको शायद ट्रिपलेट पता होगा, 12 5 13, आपको ट्रिपलेट, ठीक है। 12 5 13 यानी कि 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर कीजिएगा तो 13 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। 144 + 25 बराबर 169, आपको पता होगा। यानी कि जब ये 5 है, ये 13 है, तो ये कितना हो जाएगा? 12। कितना हो जाएगा? 12, ठीक है। जब 12 हो जाएगा, अब सवाल बोल रहा है तो cosec R का मान क्या होगा? cosec R यानी कि कौन ले रहा है? R, ठीक है, ये ले रहा है cosec R, कौन कितना है? R पे, ठीक है। अब देखिए cosec का वैल्यू कितना होता है? cosec R हो जाएगा, यानी sin थीटा बराबर P/H, तो cosec थीटा बराबर H/P, यानी कि उसका उल्टा होता है, ठीक है। अब देखिए H तो हमेशा फिक्स रहता है, तो H का कितना हो जाएगा? 13 और परपेंडिकुलर 5, यानी कि 13/5, ठीक है। कितना इसका आंसर आ जाएगा? cosec R का 13/5, कुछ नहीं था। त्रिभुज PQR Q पर समकोण है, त्रिभुज PQR जो बीच में रहता है उस पर हमेशा समकोण यानी 90 डिग्री रहता है, ठीक है। जब 90 डिग्री के सामने क्या हो जाता है? हाइपोटेनियस यानी कि H रहता है, ठीक है। अब जिस कोण के सामने वाली जो भुजा रहेगी वो हमेशा परपेंडिकुलर रहेगा, यानी कि लंब रहेगा, ठीक है। तो यदि cos P बराबर 5/13, यहाँ पे देखिए cos P था तो 5/13, ठीक है, यानी कि 12 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा। जब ये 5 और ये 13 है तो ये ऑलरेडी 12 हो जाएगा, यानी कि ट्रिपलेट होता है 12 5 13, ठीक है। अब बोल रहा था तो cosec R का मान क्या होगा? cosec R, ये पे हमको कोण यहाँ पे लेना है, तो ये मेरे सामने वाले क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर, यानी कि P हो जाएगा ये 5 और ये क्या हो जाएगा? H। तो क्या था? cosec R बराबर H/P, ठीक है, तो 13/5, ये मेरा आंसर हो गया, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, 7 नंबर सवाल, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 7 नंबर सवाल, ठीक है। देखिए 7 नंबर सवाल बोल रहा है a + b + c बराबर 0 हो तो a² + b² + c² बटा a² - bc का मान कितना होगा? ठीक है, देखिए यहाँ पे कर सकते हैं b + c बराबर -a, यहाँ जो प्लस में है ना तो उसको उधर कर दीजिए -a, ठीक है।
सवाल को समझिएगा, बहुत अच्छा सवाल है, ठीक है। b प्लस सी जब बराबर के ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस से। अब कर दीजिए स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है। स्क्वायरिंग बोथ साइड यानी कि b प्लस सी का होल स्क्वायर और माइनस a का होल स्क्वायर, ठीक है। यानी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। यानी कि 2bc, ठीक है। 2bc यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब पॉजिटिव है, ठीक है, माइनस गुने माइनस कीजिएगा तो प्लस, यानी कि यहाँ पर सिर्फ कितना आ जाएगा a स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए दोनों तरफ a स्क्वायर को जोड़ दीजिए, यहाँ भी a स्क्वायर से जोड़िए। जब बराबर के ऊपर ही करें तो बराबर के ऊपर ही भी आपको करना पड़ेगा, यानी a स्क्वायर से a स्क्वायर को जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc बराबर 2a स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए ये जो 2bc को है बराबर के ऊपर ही भेज दीजिए, यानी कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 2a स्क्वायर माइनस 2bc, ठीक है। अब यहाँ पे कर सकते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यहाँ पे आप 2 कॉमन ले लीजिए, सिर्फ 2, क्या बचेगा a स्क्वायर माइनस bc, ठीक है। अब देखिए यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान कितना आ गया, 2 इंटू a स्क्वायर माइनस bc। अब इसी का वैल्यू निकालना था, ठीक है। अब यहाँ पे पुटिंग कर दीजिए, यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान कितना था, इतना, यहाँ पे पुट कर दीजिए, 2 इंटू a स्क्वायर माइनस bc। अब नीचे भी है a स्क्वायर माइनस bc। अब ये से ये कैंसिल तो सिर्फ कितना बच गया, 2। ये मेरा आंसर हो गया, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट करके आप देख सकते हैं। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं, 8 नंबर सवाल, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 8 नंबर सवाल, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और इसका बिल्कुल इजी तरीके से देखते हैं। आप बड़े बड़े अंक देख रहे होंगे, ठीक है, लेकिन बहुत हल्का इसका सॉल्यूशन है। देखिए सवाल बोल रहा है 998 का होल स्क्वायर माइनस 997 का होल स्क्वायर माइनस 45 बटा 98 का होल स्क्वायर माइनस 97 का होल स्क्वायर, इसका सॉल्यूशन करना है, ठीक है। देखिए आपको एक फॉर्मूला पता होगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, बस यही फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा, ठीक है। देखिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी 998 का स्क्वायर माइनस 997 का स्क्वायर, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी यानी कि 998 प्लस 997, ठीक है, इंटू 998 माइनस 997, ठीक है। ऑलरेडी माइनस 45 है, ठीक है, बटा क्या है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि 98 प्लस 97, 98 माइनस 97, ठीक है। अब देखिए 998 में जब 997 घटाइएगा तो 1 आएगा, जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो उतना ही आएगा, यानी इसको जोड़ते हैं, ठीक है। तो जोड़िएगा 998 प्लस 997 तो 8 7 15 के 5 हाथ मेरा 1, 9 9 18 1 19 के 9 हाथ मेरा 1, 9 9 18 1 19 यानी कि 1995। अब माइनस 45, ठीक है, बटा 98 से 97 घटाएगा तो 1 आएगा। अब इसको जोड़ दीजिए, जब 98 और 97 जोड़िएगा तो 195 आएगा, कितना आएगा 195। 1995 45 घटाइएगा तो कितना आएगा 1950 बटा 195। अब ये 10 से कट जाएगा, यानी इसका मान कितना आएगा 10। ये आप इतना बड़ा बड़ा अंक देख रहे होंगे, घबरा गए होंगे, कितना हल्का सॉल्यूशन था, ठीक है। देखिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी उसी पर तोड़ दिए, तो यानी कि 998 प्लस 997, 998 माइनस 997, ये इसका जब घटाइएगा 998 में 97 1 आएगा, मल्टीप्लाई कीजिएगा तो नहीं आएगा, माइनस 45, यानी कैलकुलेशन कीजिएगा तो आंसर आपका कितना आ जाएगा 10, ठीक है। बहुत हल्का सॉल्यूशन था, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, 9 नंबर सवाल, ठीक है। वो भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है त्रिकोणमिति का। नेक्स्ट सवाल देखिए 9 नंबर सवाल। 9 नंबर सवाल बोल रहा है साइन पर पावर 4 थीटा माइनस कॉस पर पावर 4 थीटा बराबर वाट, ठीक है। तो देखिए आपको एक फॉर्मूला और याद रखिए, वही जो अभी बताए थे इससे पहले। सवाल ये था a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। तो देखिए इसको तोड़िए, यहाँ पे सबसे पहले आप कर सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। दोनों सेम ही आएगा, ठीक है, यानी कि जब कीजिएगा तो गुना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है।
साइन स्क्वायर थीटा एक बार जुटेगा और एक बार घटेगा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब यहाँ से आप कर सकते हैं, एक आपको फॉर्मूला पता होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो मल्टीप्लाई कीजिएगा तो उतना ही आएगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं आप साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब आपको मैं एक फार्मूला बताता हूँ, ठीक है। कॉस 2 थीटा का 4 फार्मूला होता है, कौन कौन होता है देखिए। कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। एक और होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। कितना हो गया? 4 फॉर्मूला। कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे आप माइनस कॉमन ले लीजिए। जब यहाँ पे आप माइनस कॉमन लीजिएगा तो क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। चूँकि जब गुना कीजिएगा माइनस, तो माइनस कॉस थीटा माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी कॉस 2 थीटा का बराबर हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा माइनस कॉस 2 थीटा। ये मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा? माइनस कॉस 2 थीटा, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, आप समझ गए होंगे, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं 9 नंबर सवाल, ठीक है। इसको मिटाते हैं, 9 नंबर सवाल देखते हैं, ठीक है। तो 9 नंबर सवाल देखिए, सॉरी 10 नंबर सवाल, 10 नंबर सवाल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 10 नंबर सवाल बोल रहा है, ये भी त्रिकोणमिति का सवाल है और वैल्यू पुटिंग है, ठीक है। कॉसेक स्क्वायर 60 डिग्री प्लस सेक स्क्वायर 60 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर 60 डिग्री प्लस टेन स्क्वायर 30 डिग्री। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। देखिए सवाल बोल रहा है कॉसेक स्क्वायर 60 डिग्री प्लस सेक स्क्वायर 60 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर 60 डिग्री प्लस टेन स्क्वायर 60 डिग्री। आपको मतलब मान याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यानी कि कॉसेक 60 डिग्री का मान कितना होता है, सेक 60 डिग्री का मान कितना होता है, ठीक है। याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए सबसे पहले कॉसेक 60 डिग्री का मान कितना होगा, आपको सबसे पहले ये जानना होगा कि साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक, ठीक है। तो साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है? साइन 60 का मान होता है √3/2। जब कॉसेक का उल्टा साइन है तो यानी कि कॉसेक 60 डिग्री का मान कितना हो जाएगा? 2/√3। कितना हो जाएगा? 2/√3, यानी 2/√3 का होल स्क्वायर, ठीक है, होल स्क्वायर है, प्लस कॉसेक का उल्टा सेक, ठीक है। तो कॉस 60 डिग्री का मान होता है 1/2, तो सेक का कितना हो जाएगा? सिर्फ 2 होगा, यानी कि 2 का होल स्क्वायर माइनस कॉट 60 डिग्री, टैन का उल्टा कॉट, तो टैन का 60 डिग्री का मान होता है √3, ठीक है। तो कॉट 60 डिग्री का मान कितना हो जाएगा? 1/√3, ठीक है, 1/√3 का होल स्क्वायर प्लस टैन 30 डिग्री का मान होता है 1/√3, तो सॉरी टैन 30 डिग्री का मान √3 होता है, ठीक है। तो सिर्फ √3 का होल स्क्वायर कीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? 4/3, यानी 2 का स्क्वायर, और √3 का जब स्क्वायर कीजिएगा तो सिर्फ 3 आएगा, प्लस 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1/√3, यानी कि 1/3 प्लस 3, सॉरी टैन 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है। क्या होता है? टैन 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है, ठीक है। तो 1/√3 का होल स्क्वायर, यह 1/3, ये भी 1/3, ठीक है। यहाँ देखिए ये -1/3, ये +1/3, यानी कि माइनस प्लस कट जाएगा, सिर्फ बचेगा 4/3 प्लस 4। तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे एलसीएम 3, 4 4 12, यानी कि 16/3 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा? 16/3। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। और सवाल समझ में आया होगा, मुझे उम्मीद होगा कि आप लोगों को सवाल समझ में आया होगा। और मैं कल इसी टाइप पर और अच्छे सवाल लेकर आऊँगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।